अम्बाला से सांसद व पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया का आज हुआ निधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित अन्य ने दुख किया व्यक्त। प्रधानमंत्री ने आज दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का किया उद्घाटन। कहा, संग्रहालयों को आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों को संरक्षित करने में बनाना चाहिए सक्रिय भागीदार। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने द्वारका एक्सप्रेसवे का किया निरीक्षण। हरियाणा वाले हिस्से का 99% कार्य हुआ पूरा। और पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में Y20 यूथ चौपाल आयोजित। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की शिरकत। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। पूर्व केंद्रीय मंत्री और अम्बाला सांसद रतनलाल कटारिया का आज सुबह निधन हो गया। वे पिछले काफ़ी समय से बीमार थे। चंडीगढ़ के मणिमाजरा शमशान घाट में आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। उन्होंने 3 बार लोकसभा में अम्बाला का प्रतिनिधित्व किया। मई 2019 से जुलाई 2021 तक उन्होंने जल शक्ति, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालयों में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। वे 2000 से 2003 तक हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के पद पर भी रहे। रतनलाल कटारिया के निधन पर पक्ष और विपक्ष के सभी नेताओं ने गहरा दुख जताया है। उनके निधन पर प्रदेश में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता और गृह मंत्री अनिल विज और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष OP धनखड़ ने रतनलाल कटारिया को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और परिवार के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की। राजनीति में एक बहुत बड़ा खलल पैदा हुआ है। बहुत ही एक हंसमुख वो व्यक्तित्व इस नाते से थे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। कष्टदायक एक क्षण में हम उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि देते हैं और प्रभु से कामना करते हैं कि उनको अपने स्थान दे। परिवार को भी इस असह्य क्षति को, एक प्रकार पूर्ण क्षति को सहन करने की उनको ताकत दे। यही श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और जो देश के प्रति एक समर्पण की भावना उनके मन में थी, आज मैं समझता हूँ कि उनके चले जाने से परिवार को तो बहुत बड़ी क्षति हुई। परिवार के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूटा, लेकिन ऐसे व्यक्ति का समाज से चले जाना, मैं समझता हूँ कि समाज के लिए भी एक बहुत बड़ी एक नुकसान है। बहुत हंसमुख नेता थे। उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा थी। वो गंभीर से गंभीर स्थिति में भी लोगों का जो मूड है उसको ठीक कर देते थे। बहुत ही हंसमुख स्वभाव, विनम्र, लो प्रोफाइल, किसी प्रकार का अहंकार उनके जीवन में कभी देखा नहीं हमने। और मैं तो उनकी टीम में महामंत्री था, वो मेरे अध्यक्ष थे उस समय में। और जब अध्यक्ष महामंत्री मिलकर साथ काम करते हैं तो एक परिवार जैसे हो जाते हैं। तो ऐसी अनेक यादें, किसी भी मौके पर कितना ही तनावपूर्ण माहौल हो, वो एक चुटकुले से उस माहौल को बदल देते थे। कोई एक गीत बोल के बदल देते थे। वो कवि भी थे, रागनी लिखते थे, गीत लिखते थे, तो गीत बोल के, रागनी बोल के बदल देते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अम्बाला से सांसद रतनलाल कटारिया के निधन पर शोक संदेश भेजा। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के माध्यम से भेजे गए शोक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि रतनलाल कटारिया को सार्वजनिक सेवा और समृद्ध योगदान के लिए याद किया जाएगा। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना भी की। रतनलाल कटारिया के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर सहित अन्य मंत्रियों और गणमान्य व्यक्तियों ने दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अमृत महोत्सव के दौरान समृद्ध विरासत के संरक्षण के साथ सांस्कृतिक अवसंरचना का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय और ग्रामीण संग्रहालय के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। स्वाधीनता संग्राम में देश के जनजातीय समुदाय के योगदान का प्रदर्शन करने के लिए 10 विशेष संग्रहालय निर्मित करने के प्रयास किए गए हैं
और भारत की विरासत वैश्विक एकता का स्रोत भी है। पीएम ने कहा कि संग्रहालय न केवल देश के युवाओं के लिए दर्शनीय स्थल हैं और संग्रहालयों को आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों को संरक्षित करने में सक्रिय भागीदार बनाना चाहिए। नेशनल म्यूजियम एक्सपो में भी इतिहास के अलग अलग अध्याय आधुनिक तकनीक से जुड़कर जीवंत हो रहे हैं। जब हम किसी म्यूजियम में जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे बीते हुए कल से, उस दौर से हमारा परिचय हो रहा है, हमारा साक्षात्कार हो रहा है। म्यूजियम में जो दिखता है वो तथ्यों के आधार पर होता है, प्रत्यक्ष होता है, एविडेंस बेस्ड होता है। म्यूजियम में हमें एक और अतीत से प्रेरणाएं मिलती हैं तो दूसरी ओर भविष्य के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध भी होता है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज द्वारका एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने गुरुग्राम पहुंचे। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। द्वारका एक्सप्रेसवे गुरुग्राम में खेड़की दौला से दिल्ली के महिपालपुर में शिव मूर्ति तक नया लिंक रोड होगा। 29 किलोमीटर लंबाई वाले द्वारका एक्सप्रेसवे में 18.9 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में और 10.1 हिस्सा दिल्ली क्षेत्र में है। हरियाणा वाले क्षेत्र में परियोजना का 99% काम पूरा हो चुका है। इसी वर्ष हरियाणा वाले क्षेत्र में वाहनों का आवागमन शुरू होगा। दिल्ली गुड़गांव के बीच प्रतिदिन वाहनों का भारी दबाव रहता है, जिससे इस मार्ग पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। द्वारका एक्सप्रेसवे बनाने से इस मार्ग में जाम की समस्या का हल होगा। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में Y20 यूथ चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर संसदीय बोर्ड की सदस्य सुधा यादव और हरियाणा भाजपा प्रभारी विप्लव कुमार देव भी कार्यक्रम में शामिल हुए। चौपाल में जिले के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि भारत युवाओं का देश है। युवाओं की शक्ति को पहचानने का कार्य स्वामी विवेकानंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। युवाओं को भी अपनी शक्ति देश के निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। नई शिक्षा नीति के अनुसार क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिसका लाभ स्थानीय युवाओं को होगा। इस देश में किसी ने सबसे ज्यादा समझा है तो दो हस्तियों ने समझा है, एक स्वामी विवेकानंद ने और दूसरा दुनिया के सबसे लोकप्रिय और भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। इसलिए प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं, इस देश की युवा की ताकत, जिसकी आबादी देश की आबादी की 7% है। हरियाणा भाजपा के प्रभारी विप्लव कुमार देव ने कहा कि देश के निर्माण में युवाओं की अहम भागीदारी है, इसलिए युवा शक्ति का प्रयोग सही दिशा में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश को नशा मुक्त राष्ट्र बनाना है। Y20 यूथ चौपाल के माध्यम से युवाओं ने संकल्प लिया है कि ड्रग फ्री भारत बनाने के लिए काम करेंगे। बड़ा चैलेंज है भारत में, पूरी दुनिया में। और मैं मानता हूँ आज यहाँ से जाते समय भातृत्व का, सौहार्द का जो संदेश लेके ही जाएंगे। ऊर्जा का संदेश तो है ही युवाओं के पास। एक ड्रग्स फ्री भारत निर्माण की संदेश लेके जाएंगे और अपने जीवन में प्रतिष्ठित होना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो स्कीम के माध्यम से युवाओं को प्रतिष्ठित करने की व्यवस्था की गई है, उसका पूर्ण रूप से खुद के ऊपर प्रयोग और बाकी युवाओं के ऊपर प्रयोग कराने में सहयोग करें। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुर्गन कल फ्रांस के कांस फिल्म महोत्सव में इंडियन पवेलियन का उद्घाटन किया। शुभारंभ सत्र में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का वीडियो संदेश के जरिए संबोधन हुआ।
राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्था अहमदाबाद ने भारतीय पवेलियन की संकल्पना की है और इसका डिज़ाइन तैयार किया है। पवेलियन में राष्ट्रीयता, आस्था और संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। पूरा डिज़ाइन सरस्वती यंत्र से प्रेरित है, जो ज्ञान, संगीत, कला, भाषण और शिक्षा की देवी सरस्वती की अमूर्त प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही पवेलियन के रंग भारत के राष्ट्रीय ध्वज से प्रेरित हैं। भारतीय पवेलियन देश के फिल्म समुदाय को महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। अपने वीडियो संबोधन में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आज भारत फिल्मों के लिए पसंदीदा जगह बन रहा है। Intriguing and intricate mosaic of multicultural experience, we take pride in being one of the oldest civilizations in the world, a melting pot of ancient knowledge, ageless architecture, remarkable heritage, timeless traditions, innumerable attractions, rich culture and creative art. Cinema has successfully captured and chronicled the profound cultural, economic and social drive and development of India, and Festival de Cannes has played an instrumental role in not just promoting our cinematic excellence but also strengthening the Indo-French relations. इस अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने 54वें इफ़ी का पोस्टर जारी किया। साथ ही उन्होंने इंडिया फिल्म गाइड नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज भिवानी में विभिन्न जगहों पर आमजन से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और मौके पर ही उनका निपटान किया। उप मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता में बताया कि अधिकारियों को प्रदेश में कई जगह बिजली बिलों में आ रही दिक्कतों को कैंप लगाकर ठीक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कौशल रोजगार निगम पोर्टल के माध्यम से अस्थायी रोजगार को सेंट्रलाइज्ड करके बेरोजगारों को रोजगार दिया जा रहा है। प्रथम चरण में पोर्टल के माध्यम से 50,000 रुपये वार्षिक की कम आय वाले परिवारों को रोजगार दिया गया था और अब 1 लाख से कम आय वाले परिवारों को बेरोजगार योग्य युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी नई भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की हुई है। हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक कॉन्ट्रेक्चुअल रोजगार सारे हरियाणा प्रदेश की कौशल रोजगार निगम में ट्रांसफ़र कर दिए गए और मुझे लगता है जो हमारा आइडिया था, जो हमारी सोच थी कि गरीब आदमी को जिसकी सबसे कम आय हो प्राथमिक तौर पर नौकरी दे, उसके अंदर सरकार बहुत हद तक कामयाब रही है। लगभग 50,000 से कम आय वाले जितने रिस्पोंडेंट्स थे उनको प्रायोरिटी 1 पे सरकार ने नौकरी दी है। अब 1 लाख तक के जो आगे युवा है उनको अब आने वाले समय तक स्टाफ सिलेक्शन पब्लिक सर्विस कमीशन का डिले आया है, निरंतर उनके साथ मीटिंग हो रही है। जैसे जैसे आगे एग्जामिनेशन होंगे वैसे वैसे भर्ती हो जाएगी। सरसों की खरीद को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण करवाया था, उनकी सरसों की खरीद पूरी कर ली गई है। फिर भी यदि कोई किसान अपनी सरसों नहीं बेच पाया है तो वह लिख कर दे ताकि हम आगामी कदम उठा सकें। जो रजिस्टर्ड फार्मर्स थे लगभग सबकी परचेज हो गई। कोई पेंडेंसी है तो लिखित में दे जाए, उसको जरूर आगे टेकअप करेंगे। प्राइवेट परचेज सरसों की ना तो प्रतिबंधित है, एफिड निरंतर ले रहा है। यमुनानगर के जगाधरी में केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जाने वाले महाजनसंपर्क अभियान को लेकर प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में कल प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें हरियाणा प्रभारी विप्लव कुमार देब, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्यता सुधा यादव और जनसंपर्क अभियान की प्रभारी रेखा गुप्ता ने भी भाग लिया। बैठक में 30 मई से 30 जून तक चलाए जाने वाले अभियान के अंतर्गत कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि अभियान के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को घर घर जाकर जन जन तक पहुंचाया जाएगा और उनसे फीडबैक भी लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पिछले 9 साल भारतीय संस्कृति और भारत की माटी की सुगंध से जुड़े लोगों के लिए स्वर्णिम काल है। आज हम भारत को देख रहे हैं तो इन 2 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर हम जन जन के बीच में जाने वाले हैं और जो उपलब्धियां जिन तक पहुंची हैं उन तक पहुंचेंगे। जिनको कोई कठिनाई है रास्ते में उसके समाधान के लिए भी जुटेंगे।
राज्य और केंद्र सरकार की सब उपलब्धियों का लाभ उनको मिले। 19 मई को सभी जिलों की बैठक एक ही दिन में 22 जिलों की बैठक संपन्न होगी और 21 मई को एक ही दिन में सभी बीजेपी के 311 जो मंडल हैं उनकी बैठक संपन्न होगी और इन बैठकों में 19,786 जो बूथ हैं, बूथ अध्यक्ष भी शामिल होंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से देश में नई नई योजनाओं की झड़ी लगी हुई है और जिसका सीधा फायदा देश की जनता को पहुंच रहा है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।